नमस्कार दोस्तों, 21 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव। बेसिकली यहाँ पे जो कॉमरेड्स हैं, इनको रशिया और चाइना के साथ डिनोट किया जा रहा है। आज की डेट में रशिया चाइना की दोस्ती इतनी अच्छी है कि चाइना की इंक्रोचमेंट पॉलिसीज को, चाइना के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी व्यू को व्लादिमीर पुतिन इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इंडिया से ये बोल रहे हैं कि आप अमेरिका को छोड़ के, ये जो इंडो पैसिफिक विजन है जिसमें अमेरिका सेंटर पे है, इसको छोड़ के आप चाइना के साथ बायलेटरली एंगेज करिए। मतलब कुल मिला के व्लादिमीर पुतिन इस बात को जानते हैं कि चाइना बहुत हद तक इंडिया के प्रति एग्रेसिव है, इंडिया को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम में नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन मोदी जी को यानी कि हमारे इंडिया को ये बोल रहे हैं कि आप चाइना से किसी तरीके से इनक्रोच मतलब अप्रोचमेंट करके रखिए, इसके साथ अच्छी बना के रखिए। ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो ऑथर हैं उन्होंने ये एंड में भी डिसिफर किया है कि जिस प्रकार की अप्रोच यहाँ पे रशिया लेके चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये रशिया के भी काम नहीं आएगी। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है केरला के बजट से रिलेटेड, केरला के फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो स्पेसिफिक आर्टिकल है केरला पीसीएस के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रीजन स्पेसिफिक आर्टिकल है, शायद इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में कम ही आए। नेक्स्ट इब्राहिम रईसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इब्राहिम रईसी के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट पे एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल अपलोड किया है, जिसको मैं बहुत जल्दी एक अलग वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए इब्राहिम रईसी से रिलेटेड वो भी बात करेंगे, और कल के करंट अफेयर्स में तो मैंने इस न्यूज़ को आपके लिए साथ कवर किया ही था, यहाँ पे भी बात होगी इसके ऊपर। फिर रिसेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र की सरकार और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 14 पार्टी लीडर्स से, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरीके के पार्टीज के जो भी लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के यहाँ पे मोदी जी बातचीत करेंगे। रीजन भी कश्मीर का मुद्दा काफी सेंसिटिव है। केंद्र की सरकार अभी प्रेशर में है बहुत सारी चीजों को लेके, चाहे वो कोरोना की हैंडलिंग हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फॉर्म लॉज हो। जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं पहले जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेके बातचीत कर चुके हैं। और सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक की जो हैंडलिंग थी हमारी भारत सरकार की, वो उतनी बढ़िया थी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 14 पार्टी लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ बैठ के बातचीत होगी। एक प्रकार का फ्रूटफुल स्टेप आप इसको बोल सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं कश्मीरी इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनकी डेमोक्रेसी को यहाँ पे अफेक्ट किया जा रहा है, उनके राइट्स को यहाँ पे दबाया जा रहा है। तो भाई मोदी जी अगर सीधे सीधे बैठ के बात करके इशू रिजॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज सामने आए। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे फोकस ऑन द कोविड-19 एस्टिमेटेड डेथ्स। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बातें देखी जाएगी कि मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स क्या है, एक्चुअली में कोविड-19 में जितने लोग मरे हैं और जितने फिगर्स एस्टिमेट हुए हैं, दोनों में कितना फर्क हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के एग्जांपल्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन स्टेट्स के एग्जांपल्स हम ये देखेंगे कि रेगुलर ऑडिट करके, चेक करके ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ कोविड-19 की डेथ्स हैं, इनको एसेस किया जा सकता है। और डेथ रिपोर्टिंग को यहाँ सुधारने के लिए 4 तरीके बताए हैं ऑथर ने। इन 4 के चारों तरीकों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है, इसको मैं कहीं न कहीं इग्नोर करता हूँ। नेक्स्ट अ मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन। ये आर्टिकल लिखा है आर के विज साहब ने, नहीं सॉरी, एमपी नथनल साहब ने। एमपी नथनल साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं सीआरपीएफ में। इनका ये बताना है कि पुलिस और ये जितने भी आपके रिजर्व फोर्सेज में लोग होते हैं, अगर ये अपने ड्रेस कोड में रहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं इससे उनका डिसिप्लिन नजर आता है और जनता की नजरों में उनकी इमेज भी अच्छी होती है। और यहाँ पे रिसेंटली आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ने, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल साहब ने, उसके साथ साथ बिहार के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं एस के सिंगल साहब ने, उन्होंने रिसेंटली जो उनके यहाँ पे फोर्स उनके अंडर काम करती है उसको प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करने की कहा है। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर ड्रेस पहन के अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल बना के ड्यूटी के समय पे फोन पे ना बात करके पुलिस और ये जो आर्म्ड एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अपने आप को ज्यादा क्रेडिबल बना सकती हैं जनता की नजरों में। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। यहाँ पे अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। 2 मेंबर्स ने हमको यहाँ पे ज्वाइन किया, एक सत्यम सिंह ने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक प्रकाश प्रसाद वेखंडे ने हमको ज्वाइन किया। तो सत्यम सिंह एंड प्रसाद वेखंडे, आई वेलकम यू बोथ टू माय चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। उसके साथ साथ भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं
इंस्टाग्राम पे जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे अच्छे लगे तो मैं उनको ज़रूर टेकअप करूँगा। डेली की बेसिस पे मैं 2-3 वीडियोज़ तो बना ही देता हूँ, कभी-कभी छूट जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। साथ साथ मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए, अलग अलग टॉपिक्स में वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप पसंद आए तो आप उनको देख सकते हो, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हो, शेयर जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर करो। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि सब्सक्रिप्शन रेट थोड़ा सा गिरा है, वो उसका रीजन ये है कि जो कुछ वायरल वीडियोस थी पहले की, वो उनके व्यूज थोड़े नीचे जा रहे हैं, बट इट्स ओके, चलता है, वो ऊपर नीचे वाला काम चलता है। जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं, जो एनसीईआरटी की, पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, रमेश सिंह की, सतीश चंद्रा की, एडिटोरियल करंट अफेयर्स की वीडियोस बोलते हैं, अगर वो भी शेयर करते रहेंगे चीज़ों को कंटिन्यूअसली, इट विल बी ऑफ बिग हेल्प। मुझे पता है कि आप लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि प्लीज आप भी करें। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, रशिया's uncritical advocacy of China's global vision is what seems to be leaving India quite confounded। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कहने का मतलब इनका ये है कि देखिए, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, वो सीधे सीधे इस बात को असर्ट करके बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल इनफ है कि ये आपस में बैठ के बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, और किसी एक्स्ट्रा रीजनल पावर की यहाँ पे जरूरत नहीं है मदद के लिए। अब यहाँ पे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का जो एडवाइस है, इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे तो मतलब रशिया यहाँ पे इनडायरेक्टली इंडिया से ये बोल रहा है कि जो चाइना की एग्रेसिवनेस है ना, इसको झेलो। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चाइना अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, इंडिया के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं रशिया इस बात को जानता है। उसके बाद भी रशिया इज स्पीकिंग इन फेयर ऑफ चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना का ये जो व्यू पॉइंट है कि जो क्वाड है, जिसका मेंबर है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना को काउंटर करने के लिए, कंटेन करने के लिए बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बात व्लादिमीर पुतिन भी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतिन से पहले इनके जो एम्बेसडर थे, रशिया के एम्बेसडर थे इंडिया में, निकोलाई कुदाशेव, इन्होंने भी ये बात बोली है। और इससे पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव साहब, इन्होंने भी ये बात बोली है। इन लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुके हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को दिखाती है। और रशिया का यहाँ पे बोलना है कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट है इसको अलग हटाओ और एशिया पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को लेके आओ। अब समझिए बात को, इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट में चाइना यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए सॉरी, रशिया कहने की कोशिश करता है, चाइना तो देखिए ओपनली बोलता ही है। चाइना इज वेरी मच वोकल अगेंस्ट दिस इंडो पैसिफिक कंसेप्ट। चाइना हमेशा से ये बोलता है कि इंडो पैसिफिक कंसेप्ट के अंदर ये जो इंडिया है वो रशिया का, ये यूएसए का गुलाम सा हो जाएगा, यूएसए की यहाँ पे चलेगी, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएसए के सामने कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें चाइना हमेशा बोलता रहता है। लेकिन रशिया की तरफ से ये फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट आए, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पे हो जाती है। कुल मिला के इंडो पैसिफिक को यहाँ पे रशिया इस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये एक अमेरिकन इनिशिएटिव है जो कि चाइना और रशिया दोनों को कंटेन करेगा। अभी रशिया के इन स्टेटमेंट्स के बाद हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट गया है, ऐसा नहीं कि इंडिया यहाँ चुप बैठा है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक वर्चुअल डिस्कशन किया, और उसमें उन्होंने बोला कि दैट नो कंट्री कैन हैव अ वीटो ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द क्वाड। मतलब कि चाइना और स्पेसिफिकली रशिया के इस कंटेंट पे, इस कमेंट पे जयशंकर साहब का ये बोलना है कि हम क्वाड पे पार्टिसिपेट करें या ना करें, दिस इज आवर फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, और इसमें कोई भी हमसे ये नहीं बोल सकता कि आप सही कह रहे हो या गलत कर रहे हो। कुल मिला के जो सर्जेई लेवरोव का ये बोल देना कि ये जो आपका क्वाड है ये एक एशियन नाटो है, इसको भी कहीं ना कहीं पुश बैक किया है जयशंकर साहब ने। और जयशंकर साहब ने एक और बात बोली है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया का रोल, इट इज नॉट कन्फाइंड टू मलक्का स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन। क्या सीन है यहाँ पे कहने का, मान लीजिए इंडिया है और ये इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इस तरफ आओगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। यहाँ से लेके इधर ईरान, और इस तरफ आपका नीचे की तरफ ये ईरान हो गया, इधर सऊदी अरेबिया हो गया, बीच में पर्शियन गल्फ हो गया। तो ये गल्फ ऑफ एडन से लेके आपका ओवरऑल पूरा इंडियन ओशन का जो हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट से लेके इंडोनेशिया की मलक्का स्ट्रेट के आसपास तक, ये जो पूरा का पूरा इलाका है,
ये तो देखिए डायरेक्ट इंडिया के मैरीटाइम इन्फ्लुएंस में आता है। बट इंडिया ने बोला कि हमारा जो मैरीटाइम डोमेन है वो केवल इतने में नहीं है, हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं आज की डेट में। तो अगर कोई कंट्री हमको इस पर्टिकुलर इलाके में रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो हम रिस्ट्रिक्ट होने वाले नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ये बोलेगा। क्या चाइना ने अपने आप को इंडियन ओशन से दूर रखा है? चाइना के तो नेवी वेसल्स अच्छे खासे इंडियन ओशन में घूमते रहते हैं, तो हम क्यों अपने आप को इंडियन ओशन तक रिस्ट्रिक्टेड रखें? हम भी कहीं ना कहीं अपने स्फीयर से बाहर निकलेंगे, अपनी ग्लोबल सॉफ्ट पावर को बढ़ाएंगे। और खास बात यहाँ पे ये है कि इंडिया थोड़ा और भी परेशान है, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक रोमांस टाइप का चल रहा है। कहीं ना कहीं बैक एंड ये एश्योरेंसेस दिए हैं रशिया ने पाकिस्तान को, हम आपको मदद देंगे। पाकिस्तान को थोड़े बहुत वेपन्स रशिया बेच रहा है। देखिए, रशिया वेपन्स बेच रहा है, इस बात से ज्यादा सोचने की और टेंशन लेने वाली बात है नहीं। उसका रीजन ये है कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वेपन्स को बेचना। रशिया वेपन्स को बेच के पैसा कमाता है। रशिया के लिए वेपन्स बेचना एक बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का हिस्सा है। मैं आपको बताता हूँ कि रशिया इज द बिगेस्ट वेपन सप्लायर, मतलब वेपन्स बना के उनकी वेपन्स टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी टक्कर देती है, और उसी को बेच बेच के वो लोग पैसा कमाते हैं। वो किसी की मदद करने जाएंगे, किसी की मतलब प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करेंगे, बात बिल्कुल सही है। जैसा कि नाटो बना है वैसे ही रशिया ने लीडरशिप में सीएसटीओ बनाया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये सीएसटीओ भी अर्मेनिया को अजरबैजान और टर्की से बचा नहीं पाया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रशिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि सिर्फ अपने पैसे और अपने मतलब के बेसिस पे काम करते हैं, जहां पे जो भी उनके वेपन्स को खरीदेगा वो जाके मुंह उठा के उसको वेपन्स बेचने लगेंगे। तो ये सोच लेना कि रशिया एक बहुत रिलायबल पार्टनर है इंडिया का। ये फॉरेन पॉलिसी तो खैर पहले ही क्लियर हो गई, तो बहुत लंबे समय से जब हम लोग छोटे से सब बोलते थे इंडिया का तो सबसे बड़ा दोस्त रशिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब अगर चाइना के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इंडिया के अंदर अब देखिए चाइना के लिए डीप मिसट्रस्ट आ गया है। खासकर ये जो गलवान क्लैशेस हुए थे जून 2020 के, उसके बाद से तो भारत की जनता के अंदर और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं देयर इज अ डीप मिसट्रस्ट अगेंस्ट चाइना। कहीं ना कहीं हम इस बात को जानते हैं कि चाइना पीछे से कभी भी छुरा भोंक सकता है। चाइना कोअर्सिव मिलिट्री प्रेशर इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट। तो चाइना बहुत धोखेबाज टाइप का नेशन है। ये जो पैंगोंग सो का डिसएंगेजमेंट था, इसको तो चाइना ने कर लिया क्योंकि वहां पे वो डिसएडवांटेज पे थे, लेकिन देपसांग प्लेन्स और बहुत से इलाकों पे अभी भी चाइना इनकर्जन करके बैठा है और पीछे जाने को तैयार नहीं हो रहा है। मतलब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो भी डिसएंगेजमेंट और जो भी आप कह सकते हो क्लैश हुई है लद्दाख की, और जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 का, ये रिवर्ट कर पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। एक डिप्लोमेटिक लाइट बेयर है, और अगर हो गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अब ऐसे केसेस में जब बीजिंग इतनी इंक्रोचमेंट कर रहा है और फाइनेंशियल स्फीयर में और कहीं ना कहीं मिलिट्री स्फीयर में भी हम बीजिंग से थोड़ा डिसएडवांटेजेस कंडीशन में, तो ये बहुत नेचुरल है कि हम यूएस और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से अपने रिलेशन अच्छे करेंगे, ताकि चाइना के सामने हम आइसोलेट होते ना नजर आए। और आपको पता है कि चाइना को सबसे ज्यादा परेशान क्या चीज कर रही है? बात इस आर्टिकल में भी लिखी है। इंडिया का यूएस के साथ जो रिश्ता है ना, और रिसेंटली यूएसए जो चाइना के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल के बैठा है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच इज पेस्टरिंग चाइना। क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि इंडिया अगर यूएस का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और दोनों मिलकर चाइना को पुश बैक करते हैं, तो चाइना के लिए फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपको पता है चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं जो उनके मेन बहुत सारे पॉलिटिशियंस है वो जी जिनपिंग से इसी बात पे नाराज हैं कि इंडिया के खिलाफ जी जिनपिंग ने इतना बड़ा यहाँ पे फ्रंट खोल दिया है कि इंडिया का भरोसा पा पाना और यूएस से इंडिया को अलग कर पाना, ये आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन चाइना के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं सकता, जी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए चाइना के अंदर से आपको डाइवर्स व्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर बाहर का देश इंडिया को देख रहा है तो इंडिया से अंदर से डाइवर्स व्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट के व्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट चाइना के अंदर जी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई भी व्यू पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई रखता भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, रखते हैं भाई, अलग अलग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हर कंट्री में होते हैं, वहां पे भी लोगों के होंगे, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों बोलेंगे? तो उड़ा दिए जाएंगे या पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे। कौन ही पंगा लेगा जी जिनपिंग से? जब जैक मा जैसे लोगों को शांत करा दिया जी जिनपिंग में, तो बाकी क्या ही बोलेंगे वहां पे। फिर आप ये देखोगे कि कोल्ड वॉर के समय पे, ठीक है ना, कोल्ड वॉर के समय पे मतलब जब एक ब्लॉक यूएसएसआर था और दूसरा ब्लॉक था यूएसए, उस समय पे रशिया ने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की थी। मतलब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, खासकर तब कोल्ड वॉर के समय पे तो यूएसएसआर और यूएसए आपस में काफी टक्कर में थे। 1991 के लगभग यूएसएसआर टूट गया, और यूएसएसआर टूट गया तो रशिया बचा,
बहुत सारे बड़े बड़े देश और इलाका यूएसएसआर के अंदर से निकल गया, तो रशिया थोड़ा यहाँ पे कमजोर हो गया। अब रशिया को लगा कि भाई अकेले तो हम यूएसए को पुश बैक नहीं कर पाएंगे, तो रशिया ने क्या कहा, रशिया ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। और उस ट्रायंगल में 3 कंट्रीज रखी रशिया ने, रशिया, इंडिया और चाइना। इन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बना के अपने आप को एक इफेक्टिव ब्लॉक की तरह यूएस के अगेंस्ट पुश बैक करने की कोशिश की रशिया ने। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1991 में भले ही एलपीजी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि हमारे देश का जो सेंटिमेंट था, खासकर बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेके, हम लोग बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं करना चाहते थे। पहले हमारी सरकारी कंपनीज पे फोकस दिया जाता था। रशिया, इंडिया और चाइना का ये जो ग्रुप बना के रशिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, ये ग्रुप वाज बाउंड टू बी अ फेलियर, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज हमेशा से इंडिया को नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। चाइना जैसी कंट्रीज ने 1962 की जंग से हमारा एक बहुत बड़ा इलाका से जिनका हमसे छीन लिया। आज की डेट में भी वो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंकर्जन करते रहते हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, चाइना ने पाकिस्तान को बैक एंड से सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और बैक एंड से पाकिस्तान को बोला है कि तुम इंडिया के खिलाफ इंस्टेबिलिटी बनाए रखो, ताकि इंडिया एक लिमिट से ज्यादा आगे ना निकल पाए। तो जब इस प्रकार का पुश बैक चाइना हमेशा से इंडिया को देता आ रहा है, तो कभी ना कभी तो चीजें एक लिमिट से ज्यादा खराब हो ही जाएंगी। अभी रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों था? सिर्फ एक वजह है, क्योंकि भाई सिर्फ एक वजह है, और वजह यह है कि इंडिया रशिया से बहुत सारे वेपन्स खरीदता है। लेकिन अब क्या है कि हमने भी अपने आप को लिबरलाइज किया, हमने भी अपनी इकोनॉमी खोली, उसके चलते हमारे पास भी पैसे आए, हमने इसराइल, फ्रांस, यूएस से वेपन्स खरीदना शुरू किया। तो हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड, आप कह सकते हो, परचेजिंग मार्केट आया। पहले क्या था कि हम केवल रशिया से वेपन्स खरीदते थे, अब हमको फ्रांस के भी वेपन्स दिख रहे हैं, डसॉल्ट दिख रहा है, हमको इसराइल के भी वेपन्स दिख रहे हैं, यूएस के भी वेपन्स दिख रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास चॉइस है। और जब हमारे पास चॉइस है, तो जो प्रेजेंट ऑप्शन है जिससे हम लोग वेपन्स खरीद रहे हैं, वहां पे हम लोग थोड़ा निगोशिएट कर सकते हो। इंडिया ने निगोशिएट किया है, और इसका इंडिया को फायदा भी हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि जो चाइना की असर्टिवनेस है, उसके लिए हमने ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश की है, और ये पार्टनर्स कुछ हद तक हमको यूएस में मिले हैं, और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया और जापान में मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट बहुत पुशबैक किया है, जापान उतना पुशबैक नहीं कर रहा, बट यूएस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड फ्रेंड ऑफ इंडिया फॉर दिस टाइम अगेंस्ट चाइना। और ये बात कहीं ना कहीं रशिया को पसंद नहीं आ रही। एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, बीजिंग का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया जैसी पावर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। रशिया के लिए यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए इंडो पैसिफिक ज्यादा मदद का हो सकता है, ना कि चाइना का जूनियर पार्टनर बनना। आगे की डेट में अगर रशिया चाइना के रिश्ते अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि रशिया चाइना आपस में इक्वल होंगे, कहीं ना कहीं रशिया चाइना के जूनियर पार्टनर की तरह काम करेगा। जिस प्रकार से रशिया चाइना की पैसों से मदद लेता रहता है, कहीं ना कहीं चाइना उसका सामान खरीद के उसके ऊपर एहसान सा करता नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया में रशिया चाइना को प्रमोट सा करता हुआ नजर आ रहा है। इससे रशिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं हो रही है। इससे आगे आने वाले समय में रशिया एक कमजोर देश की तरह ही नजर आएगा। तो ओवरऑल रशिया का फायदा तभी है जब वो इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट से अपने आप को जोड़ के चले, ना कि चाइना का जूनियर पार्टनर बन के चले। बट रशिया के सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यूरोपियन देशों ने और कहीं ना कहीं यूएस ने भी उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके चलते रशिया के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रह गए हैं चाइना से दोस्ती करने के अलावा। इन द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, भले ही इंडिया और चाइना की हिस्ट्री काफी हद तक कॉलोनियल सब्जुकेशन की रही है, भले ही इंडिया और चाइना की जनता को काफी परेशान किया गया है, खासकर चाइना की जनता को तो बहुत परेशान किया गया, बहुत मारा गया। ऐसे केसेस में ये दोनों पावर कहीं ना कहीं पुश बैक करेंगी, लेकिन चाइना एक हेगोमोनिक रिजीम को स्थापित करने की कोशिश करता है, और उसके चलते वो इंडिया को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। और इन सर्कमस्टांसेस में ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, या फिर ब्रिक्स, जहां पे इंडिया चाइना दोनों मेंबर्स हैं, ये इंडिया की डिप्लोमेसी के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिक्स का जो बैंक है उससे थोड़ा बहुत लोन ले लिया, रशिया, इंडिया, चाइना में समय समय पे जाके मीटिंग कर ली, बस इतना ही इंपॉर्टेंस रह जाता है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि प्रेजेंट चेंज सर्कमस्टांसेस में जरूरत इस बात की थी कि इफेक्टिव कोऑपरेशन हो। और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में म्यूचुअल मेंबर होने के बाद भी, प्रधानमंत्री मोदी और जी जिनपिंग जी के बीच में इनफॉर्मल समिट होने के बाद भी, अगर चाइना इनकर्जन कर सकता है, तो आगे आने वाले समय में बीजिंग की पॉलिसीज को पुश बैक करने का एक ही तरीका है कि इंडिया थोड़ा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी स्टांस ले, जो कि इंडिया ले रहा है। और अगर ये चीज चलती रही, तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस और इस प्रकार के मल्टीलेटरल ग्रुप्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
द राइज ऑफ इब्राहिम राइसी, द न्यू प्रेसिडेंट शुड यूज हिज क्लाउट टू पुश फॉर इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म इन ईरान। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तो भाई इब्राहिम राइसी जी इलेक्शन जीत गए, एक हार्ड लाइन क्रेक है, मतलब क्या, मतलब जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं आपके ईरान के अंदर, आपको पता है कि ईरान में रिलीजन के नाम पे बहुत कुछ होता है। कहीं ना कहीं उनकी जो शिया मेजॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बॉस बन के बैठे हुए हैं, क्लर्जी वहां पे कहीं ना कहीं राज करती है। अब अगर आप देखो तो ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, जो कि 1979 के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आया है, आपको पता है कि 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में। वहां पे उससे पहले जो सरकार थी, जो काफी प्रो वेस्टर्न सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका गया। अब ये जो इस्लामिक रूल है, मतलब जो हार्डलाइन क्लर्जी है, इसने अपनी पकड़ बना ली है मिलिट्री के ऊपर भी, पार्लियामेंट के ऊपर भी, जुडिशरी के ऊपर भी और प्रेसिडेंसी के ऊपर भी। वैसे तो आपको पता है कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम यूनिक है। यहाँ पे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी साहब की बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन डे टू डे अफेयर्स कौन चलाता है? प्रेसिडेंट चलाता है। इसलिए प्रेसिडेंट की पोस्ट भी यहाँ पे उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, ये बहुत हद तक चाहते थे कि नीचे जो प्रेसिडेंट बैठा हो, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की विचारधारा का हो, इनकी बात सुने। लेकिन पहले हसन रूहानी साहब बैठे थे, वो एक मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट थे। जब भी ईरान में एक ऐसा प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठा है जो कि मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट है, कभी कभी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर को थोड़ा बहुत पुश बैक करता है, थोड़ा बहुत सुप्रीम लीडर की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे एक कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिस्टर इब्राहिम रईसी गद्दी पर बैठ गए हैं, तो वो अली तो या इलिमिनी खिलमेनी की बात मानेंगे। कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ है ना अभी ईरान में, ये रिग्ड नजर आ रहा है। पहले जो मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट आए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद खतामी, हसन रोहानी, ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट आए हैं, इनके अगेंस्ट में कंजर्वेटिव ने हमेशा पुश बैक किया। मिस्टर रईसी की बात की जाए तो मिस्टर रईसी अल्ट्रा कंजर्वेटिव तबके को बिलोंग करते हैं। ओके, 2017 में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़े थे मिस्टर राइसी ने मिस्टर रोहानी के अगेंस्ट, और वो उस समय पे हार गए थे। मिस्टर रोहानी उस समय पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे और वो अपने सेकेंड टर्म के लिए लड़ रहे थे। ये जो मिस्टर इब्राहिम राइसी हैं, ही इज वेरी मच क्लोज टू सुप्रीम लीडर अली खेमेनी, और मिस्टर राइसी को अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस 2019 में। मतलब 2017 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारने के बाद भी, क्योंकि लीगल फील्ड के थे इब्राहिम राइसी, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया ईरान का 2019 में। तो ये टॉप एक्लॉन्स में ही रहे हैं, काफी ताकतवर पोस्टों में ही रहे हैं। पहले से शायद प्लानिंग थी कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आएंगे तो मिस्टर राइसी को इस गद्दी पर बैठाया जाएगा। और भी जो 18 जून के इलेक्शंस हुए हैं, ये बोला जा रहा है कि दे आर रिग्ड, इनको पहले से ही रिग करके रखा गया था। यहाँ से पहले से ही प्लानिंग थी कि मिस्टर राइसी को यहाँ पे जिताया जाएगा, गद्दी पर बैठाया जाएगा। ऐसा इसलिए भी सोचा गया क्योंकि ये न्यूज मैंने कवर की थी, जो गार्जियन काउंसिल है ईरान की, इसने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को वेट किया और इसमें से 7 कैंडिडेट्स चुने गए। इन 7 कैंडिडेट्स में से कोई भी आप कह सकते हो कि मॉडरेट या फिर रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट नहीं था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे ईरान में जो कि कहीं ना कहीं बहुत फेमस थे और मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट फैक्शन के थे। बट मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट फैक्शन वाले कैंडिडेट्स को उठाया ही नहीं गया, और अल्ट्रा कंजर्वेटिव में मिस्टर इब्राहिम राइसी को जब उठाया गया, तो एक बात समझ में आ गई कि इनको जिताने की कोशिश की जा रही खेमेनी साहब के द्वारा और ईरान की कंजर्वेटिव क्लास के द्वारा। तो इसके चलते जो अपोजिशन है ईरान में, वो खड़ा हो गया और उसने लोगों से बोला कि इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दो, यहाँ पे आपकी मन की बात नहीं हो रही हो। और एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्शंस बॉयकॉट हुए। पिछली बार जब ईरान में इलेक्शंस पड़े थे, 70% लोग वोट डालने आए थे। इस बार केवल 48.8% लोग वोट डालने आए हैं, और इस 48.8% में से 62% लोगों ने इब्राहिम रईसी को सपोर्ट किया है। 14% लोगों के जो वोट्स थे वो ब्लैंक थे। तो कुल मिला के जिस प्रकार से यहाँ पे ये इलेक्शन हुए हैं और जितने लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं, इस बात से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि पूरी तरीके से तो डेमोक्रेटिक थे नहीं ये इलेक्शन। अगर आप मिस्टर इब्राहिम रईसी की बात करें तो एक काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है। इनको पहले यूएसए ने इनके ऊपर काफी इल्जाम लगाया। खैर यूएस ईरान की तो बनती नहीं है, तो यूएस का इल्जाम लगाना काफी लाजमी है। यूएस ने बोला है कि 1989 में एक डेथ कमीशन लाया गया था। इस डेथ कमीशन को कहीं ना कहीं सैंक्शन किया था अयतुल्ला अली खमेनी साहब ने। ये एक ऐसी सीक्रेट डिक्री थी कि ईरान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हजारों की तादाद में थे, इन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली ये वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो कि कहीं ना कहीं ईरान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे। तो एक सीक्रेट डिक्री के थ्रू, जिसको यहाँ पे डेथ कमीशन बोला जा रहा है, 1989 में यहाँ पे ईरान की लीडिंग क्लास ने कहीं ना कहीं
हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मारा है और इसमें इब्राहिम रईसी भी इन्वॉल्व है, ऐसा यूएस का बोलना है। फिर मिस्टर इब्राहिम रईसी ने कहीं ना कहीं करप्शन का एक बहुत हार्श कैंपेन चलाया है ईरान के अंदर, और उस करप्शन कैंपेन के चलते ऑन द फेस, प्राइमा फेसी तो ये बोला गया है कि जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग परेशान करते हैं लोगों को, हम उनके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वहां पे पॉलिटिकल राइवल्स को एलिमिनेट किया जाता है। और खास बात ये कि इब्राहिम रईसी ऐसे समय पे गद्दी पर बैठे हैं जिस समय ईरान के सामने काफी सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो रेवोल्यूशन सीम्स टू बी एजिंग, मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे और जिस प्रकार से वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद देश को चलाने के एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उससे लोग परेशान हैं। लोग ईरान के अंदर आजादी चाहते हैं। आपको पता है ईरान के अंदर वुमेन के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वुमेन्स मेकअप नहीं कर सकती, वो फैशन नहीं पहन सकती, लिटरली गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स उनको परेशान करते हैं। ये मूवी में आपने देखा होगा, चीजें सुधरी हैं अब, बट फिर भी कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लमेटिक है। वहां पे उस प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। इट इज प्रॉपर कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री की तरह एक्ट करता है ईरान। तो लोग वहां पे कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं, और यही फ्रीडम देने का प्रॉमिस किया था रिफॉर्मिस्ट ने। इसीलिए इन रिफॉर्मिस्ट को कहीं ना कहीं ईरान के लोग पसंद भी करते थे। लेकिन अब आप देखो कि चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। मिस्टर हसन रोहानी ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की। मिस्टर हसन रोहानी 2013 में राष्ट्रपति रहे, 2017 तक राष्ट्रपति रहे, 2017 में वो फिर से राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समय पे लोगों को काफी राइट्स देने की कोशिश की, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने ईरान की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की, जेसीपीओए को साइन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जेसीपीओए को खराब कर दिया। और हसन रोहानी के सामने दो फ्रंट्स पे चैलेंजेस थे। पहला फ्रंट था डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान के साथ डील करना, और दूसरा फ्रंट था कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट बात करना। आप कह सकते हो कि जब मिस्टर हसन रोहानी प्रेसिडेंट थे, ही बिलोंग टू द मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट फैक्शन, और मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट फैक्शन को एक बहुत पावरफुल तबका ईरान का रेजिस्ट कर रहा था, जिसको आप बोलोगे कंजर्वेटिव फैक्शन। तो यहाँ पे हसन रोहानी के लिए काम करना काफी मुश्किल था। तो ये जो रिफॉर्म्स, लिबर्टीज की मांग हो रही है ईरान की सोसाइटी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं हसन रौहानी साहब सपोर्ट कर रहे थे। बट मिस्टर इब्राहिम रईसी किस हद तक उसको सपोर्ट करेंगे, ये भाई आगे आने वाले समय में देखने वाली बात है। वैसे तो मिस्टर रईसी साहब ने बोला है कि जो जेसीपीओ है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मैं इसको साइन करूंगा। मुझे अपनी ईरानियन इकोनॉमी के ऊपर से सैंक्शन हटाने हैं, मैं इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि लोग पैसा कमा सकें। ये सब बातें कहीं ना कहीं बोली हैं इब्राहिम राइसी साहब ने, लेकिन वो किस हद तक इनको करेंगे, ये आने आने वाले समय में ही पता चलेगा। और एक लीडर जो भी डिसीजंस लेता है, उसको इंप्लीमेंट करने में कम से कम 2 3 4 साल तो लग ही जाते हैं। तो वॉट एवर मिस्टर इब्राहिम रईसी विल डू, वी विल बी एबल टू असेस इन नेक्स्ट 3 to 4 years। क्योंकि शॉर्ट टर्म असेसमेंट पॉलिटिक्स में तो होता नहीं है। अब तुगलक तो आप बन नहीं सकते हो कि आज आपने डिसीजन इंप्लीमेंट किया और कल आपको रिजल्ट चाहिए। पॉलिटिक्स में जब डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं, रिजल्ट आने में 1 से 1.5 साल बहुत आराम से लग जाता है। खासकर तब जब डिसीजन कंट्री का एक लीडर ले रहा हो। मोदी जी जो डिसीजंस लेते हैं वो सही है या गलत है, ये असेसमेंट हम 2 से 3 साल बाद ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं होप एंड प्रेमिस की। द सेंटर्स मूव टू एंगेज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर इज वेलकम। तो भाई कहीं ना कहीं कश्मीर में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब। तो पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं रिवाइव हो रहा है। मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वो 14 पार्टी लीडर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलेंगे। कब? 24 जून 2021 को। ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब तक नई दिल्ली को और जो हमारी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट थी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर, उनको किस प्रकार से देखा जा रहा है? उनको एक ऐसे लीडर की तरह देखा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं कश्मीर की आवाज को दबा रहे हैं। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में इंटरनेट बंद था, बहुत लंबे समय तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा। कहीं ना कहीं रातों रात वहां पे सरकार को हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। हालांकि कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनाना देखिए जरूरी था। आर्टिकल 370 वॉज टेम्पररी प्रोविजन। आप हमेशा भारत से अलग रह के, भारत के संविधान के हिसाब से ना चल के ये अपने आप को स्टैंड को जस्टिफाई करो, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को तोड़ के दो भागों में बांट दिया गया। जो अलग लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई है ना, लद्दाख के लोग तो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमको यूनियन टेरिटरी बनाओ। रियल में लद्दाख का ये बोलना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करती, ट्रीट नहीं करती, इसलिए हमको अलग यूनियन टेरिटरी बना दो। तो लद्दाख के लोग खुशी हैं कि उनको अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में और खासकर श्रीनगर की वैली के आसपास के जो लोग हैं, वो काफी नाराज हैं। और इसको लेके कहीं ना कहीं पाकिस्तान सिचुएशन को कैपिटलाइज करता है।
तो अभी मिस्टर मोदी साहब ने 24 जून को बैठ के सबके साथ बात करनी है, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ बात करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। केंद्र की सरकार डायरेक्टली इंगेज कर रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये एक बहुत अच्छी चीज है। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे एक अप्रोच में, और होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है तब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात आती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो अच्छा, एक और बात यहाँ पे बोली गई है। अगर आपको लगता है कि इस मीटिंग के बेसिस पे कोई क्विक रेजोल्यूशन होगा और एकदम से जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है कश्मीर का, इसको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब अगर यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कश्मीर का हटाया भी जाता है, देखो इमीडिएटली हटना मुश्किल है, और हटाया भी जाता है तो अब कश्मीर जो स्टेट बनेगा ना, वो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट की तरह बनेगा जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो पुराने जो राइट्स थे कि हाँ भाई आपका अपना अलग संविधान है, आप अपने अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, ये सब चीजें अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो पाएंगी। अगर वो स्टेट बनेगा भी तो वो बाकी स्टेट्स के जैसा ही होगा। तो यहाँ पे रियलिस्टिक एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, और बहुत जल्दी चीजें होने वाली है नहीं, धीरे धीरे चीजें होंगी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को हटाना हिंदुत्व नेशनलिज्म था, बीजेपी का हिंदुत्व नेशनलिज्म के चलते इन्होंने ऐसा किया है। देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में एक किताब, ये जो पॉलिटिक है, डीडी बासु एक बहुत अच्छी किताब है जहाँ पे पॉलिटी समझाई गई है। उस डीडी बासु किताब को वैसे मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि आप पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, उसमें एक व्यू पॉइंट लिखा है डीडी बासु साहब ने। डीडी बासु ने ये बोला है कि जो कश्मीर का मुद्दा है ना, ये बहुत पुराना मुद्दा है, और कहीं ना कहीं इस कश्मीर के मुद्दे को लेके एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करना पाकिस्तान की बाउंड्री के पास, जो ये बोले कि हम भारत के संविधान के हिसाब से पूरी तरीके से नहीं चलेंगे, हम अपने खुद के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, हमारे यहाँ पे जमीन कोई दूसरा पर्सन आके इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी दूसरी जगह से लोग आके हमारे यहाँ पे परमानेंट सेटल करके जमीन नहीं खरीद सकते, एक्विजिशन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत अलग थी। एक कश्मीरी पर्टिकुलर पर्सन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो सकता है, वो देश के किसी भी हिस्से में जाके जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, और बाकी देश का कोई हिस्सा जाके कश्मीर में, मतलब बाकी किसी भी स्टेट का इंसान, मान लो केरला से कोई जाके कश्मीर में सेटल होना चाहता है तो वो सेटल नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक है, ये सही नहीं है, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन सही नहीं था। और डीडी बासु ने अपनी किताब में यही लिखा है कि जब बीजेपी पार्टी आएगी तब शायद कश्मीर के स्टेटस को रिवोक कर दिया जाए, और एक्चुअली में यहाँ पे रिवोक हो गया। तो ओवरऑल अगर आप एक्सेप्टेबिलिटी देखो पूरे इस प्रोसेस की, कि हाँ भाई आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया, वो काफी हद तक पैन इंडिया उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर इश्यूज हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितने हुए हैं। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसकी क्लियर कट पिक्चर इंडिया के लोगों के सामने नहीं है। फिर राष्ट्रवादी में ये भी बताया जा रहा है कि जो बीजेपी का अलायंस था पीडीपी के साथ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, शुरू में लगा कि भाई ये अलायंस चल जाएगा, कहीं ना कहीं लंबे समय तक चीजें हो जाएंगी, बट हो सकता है कि केंद्र सरकार जो पीडीपी को करने के लिए कह रही हो, पीडीपी वो कर ना रही हो, उसके चलते यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है केंद्र सरकार राज्य की सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहे, बट वो चल नहीं पाई हो, उसके चलते यहाँ पे इस प्रकार के डिवीजन कर दिए गए। तो इस प्रकार के बहुत सारे आप यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बता सकते हो। ओवरऑल इंगेजमेंट यहाँ पे जरूरी था, और इंगेजमेंट यहाँ पे होता नजर आ रहा है। अब ये इंगेजमेंट होता क्यों नजर आ रहा है? ऐसा हुआ क्या हुआ कि अब केंद्र सरकार यहाँ पे मजबूर हो गई है, राज्य की सरकार खासकर कश्मीर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए। पहली वजह तो ये है कि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओपनली इंडिया को क्रिटिसाइज करता है कश्मीर के इशू को लेके, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं यूएस का अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंस है वो बाहर निकलने वाली है, यूएस छोड़ के जाने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। अभी अफगानिस्तान का रीजन अगर जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल होता है तो कश्मीर ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो अभी ऐसे रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कश्मीर वाले इलाके में इंडियन एक्सेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। तीसरी चीज, चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी बिल्कुल कश्मीर के बगल में ही है, अक्साई चीन में। तो अब ऐसे केसेस में जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, अफगानिस्तान से तो यूएस बाहर निकल रहा है, और यूएसए कश्मीर के मुद्दे को लेके इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन भले ही इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट स्ट्रेटेजिक बेसिस पे वो भी इस बात को जानते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे केसेस में भारत सरकार को भी यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई अपनी कश्मीर पॉलिसी को थोड़ा और मैग्नानिमस तरीके से दिखाने की जरूरत है, और इसलिए यहाँ पे मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वो जितने भी कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर के साथ मिलेंगे। भारत सरकार इस बात से ही प्रेशर में है कि कोविड 19 की जो हैंडलिंग है
वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। तो कश्मीर पॉलिसी को लेके जो रिजिडिटी अब तक रही है, कहीं ना कहीं उस रिजिडिटी को तोड़ के सेंटर की इमेज को यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हो पाता है, यहाँ पे बातचीत में क्या एक प्रॉपर व्यू पॉइंट निकल के आता है। ये चीज तो धीरे धीरे आपको आगे वाले आर्टिकल्स में क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फोकस ऑन कोविड-19 एस्टिमेटेड डेथ्स, mortality estimates, not officially reported deaths, have the potential to strengthen the pandemic response। क्या बोला जा रहा है भैया, कोविड-19 से पहले भी जितनी टोटल मौतें होती थी उसमें से कितनी रजिस्टर होती थी? 85% ऑफ द डेथ्स वर रजिस्टर्ड। मतलब जब ये कोविड-19 पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ, उससे पहले जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हो रही थी उसमें से केवल 85% रजिस्टर हो रही थी। और उन 85% में से भी जो 1/4 थी वो मेडिकली सर्टिफाइड थी। मतलब कि अगर 100 लोग मरे तो केवल 85 मौतें रिपोर्ट होंगी, और उस 85 की भी लगभग 1/4 मतलब 21-22 के लगभग मौतों में ये मेडिकली सर्टिफाई किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की मौत किस वजह से हुई, किस बीमारी से हुई, या कोई स्ट्रोक आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, कैंसर वगैरह था, तो क्या था, क्यों डेथ हुई, ये केवल 1/4 ऑफ द रजिस्टर्ड केसेस में बताया जाता था। और उसमें भी बहुत सारे वाइड स्प्रेड वेरिएशंस थे। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब था। कुछ स्टेट्स में जो डेथ रिपोर्टिंग का सिस्टम था वो एफिशिएंट था, कुछ में एफिशिएंट नहीं था। ऑब्वियसली बात है, अर्बन इलाकों में कहीं ना कहीं डेथ रिपोर्टिंग थोड़ी ज्यादा बेटर होगी, रूरल इलाकों में उतनी बेटर नहीं होगी। रूरल इलाकों में कोई पर्टिकुलर पर्सन मरेगा, उसका जाके अंतिम संस्कार कर देंगे, कोई भी यहाँ पे चेक करने, रिकॉर्ड एंट्री करने नहीं आएगा कि जिंदा पर्सन मर गया, क्या हुआ, कोई नहीं पूछता। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कॉज ऑफ डेथ को सर्टिफाई करना हेल्थ सेक्टर की प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ज्यादा किस चीज की वजह से लोग मर रहे हैं, अगर इस कॉज को आप पता कर सको तो कहीं ना कहीं रिसोर्स आप उस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करने के लिए लगा सकते हो। हमारे पास एक रोबस्ट डाटा होना चाहिए डेथ एस्टिमेट्स का, और वो एक्चुअली में हमारे पास है नहीं। कितनी डेथ हुई और क्यों हुई, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। और ये कोरोना के पेंडेमिक से पहले ही इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, और उसी के चलते, कोरोना के चलते जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में हुई हैं, उनकी इंडिया में कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टिंग हुई है। डब्ल्यूएचओ का यहाँ पे बोलना है कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुई है, जितने नंबर ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं, हो सकता है कि नंबर ऑफ डेथ्स उससे दुगनी या तिगनी हो। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, डिजीज मॉडलर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से रिलेटेड डाटा देखते हैं, इनका ये बोलना है कि इंडिया में कोविड-19 से रिलेटेड जितनी डेथ्स हुई हैं, जितनी रिपोर्ट हुई हैं, हो सकता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स 3 से 14 गुना हो। मतलब इंडिया में तो जबरदस्ती किस्म की डेथ अंडर रिपोर्टिंग सुनने में आ रही है। ये कौन से आधार पे कहा जा रहा है? तो भाई ये ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पे कहा जा रहा है। कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है? तो सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अप्रैल 2021 और मई 2021 में आप शमशान घाटों में चले जाओ, बरियल ग्राउंड्स में चले जाओ, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी थी। पहले लोगों को दफनाने के लिए या फिर उनको जलाने के लिए लाइनें नहीं लगती थी, अब लाइन लगी हुई है लिटरली। गंगा नदी में डेड बॉडीज फ्लोट करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, क्रेमेशंस को, अंतिम संस्कार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल से हिसाब से किया जा रहा है। हम सबकी फैमिली में, सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं एक डेथ का केस हमको सुनने में आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेथ तो ज्यादा हुई है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को नंबर ऑफ रिपोर्टेड डेथ्स के साथ कंपेयर करोगे तो आप बहुत आसानी से ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं डेथ्स के नंबर्स को अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, कुछ जगहों पे ये अंडर रिपोर्टिंग ऐसी है कि भाई जो एक्चुअल डेथ्स हुई हैं, जितनी दिखाई गई उससे दुगनी से तिगनी हुई होगी। कुछ जगहों पे तो 30-40 गुना ज्यादा डेथ्स हुई हैं, डेथ्स को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो ये जो डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये वीक है, और इसको कहीं ना कहीं सरकार ने और ज्यादा वीक किया है। केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ फिगर्स को यहाँ पे दबाना चाहती है, ऐसा यहाँ लिखा जा रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है बिहार और महाराष्ट्र में जो ऑडिट हुआ। जब बिहार और महाराष्ट्र में कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स को ऑडिट हुआ, तो पता चला कि कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स 75% ज्यादा हुई हैं बिहार और महाराष्ट्र में, जिस पीरियड के लिए ऑडिट हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो डेथ्स रिपोर्ट की जा रही थी उससे 75% डेथ ज्यादा है जब एक ऑडिट कराया गया। हो सकता है कि कुछ और टेस्टिंग होती तो शायद एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स और ज्यादा निकल आती। देश में बहुत सी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे रिपोर्टेड डेथ्स के 2 से 3 गुने नंबर ऑफ डेथ्स बहुत आराम से हमको जाके मिलेगी। और खास बात यहाँ पे ये है कि जिन भी
स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये वो स्टेट्स हैं जहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम है, अर्बन सेटिंग का सिस्टम है, वो थोड़े एफिशिएंट तरीके से काम करता है। तो जहां पे चीजें थोड़ी एफिशिएंट हैं, वहां पे एक ऑडिट से पता चल गया कि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ज्यादा है। वहीं पे अगर आप रूरल इलाकों में चले जाओ, तो रूरल इलाकों में तो वैसे ही किसी चीज की रिपोर्टिंग नहीं होती। रूरल इलाकों में कभी कभी लोगों को एडमिट कर लिया जाता है बिना किसी आरटी-पीसीआर टेस्ट के। तो ऐसे केसेस में रूरल इलाकों में अगर कोई डेथ होगी, तो ऑटोमेटिकली उसको इस बात पे पता कर पाना कि वो कोरोना की वजह से हुई है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेथ रिपोर्टिंग को सही करने के लिए हम क्या अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं? एक तो अप्रोच है डेथ ऑडिट्स, दूसरी एक्सेस डेथ एनालिसिस, तीसरी डेथ फॉलोड बाय वर्बल ऑटोप्सीज, चौथा डेकेडल सेंसेस। इनके बारे में बात करते हैं। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, खासकर वर्बल ऑटोप्सी का। मान लीजिए आप कहीं पर्टिकुलर जगह पे गए और आपको वहां पे पता चला कि इतने टाइम पीरियड में फला फला इतने सारे लोगों की डेथ हुई है। किसी एक गांव में गए, तो गांव में लोगों से पूछताछ करी, सबने बताया भाई 15-20 लोगों की डेथ हो गई पिछले 3 महीने में। अभी डेथ हो गई है, उनका क्रिमेशन हो गया होगा, किसी अथॉरिटी को बताया नहीं गया। अब जब बॉडी का क्रिमेशन हो गया, तो आप पोस्टमार्टम तो कर नहीं सकते, तो मेडिकली आप ये नहीं बता सकते कि वो क्यों मरा। तो आप वर्बल ऑटोप्सी कर सकते हो। वर्बल ऑटोप्सी में जहां पे भी वो पर्टिकुलर पर्सन मरा, उसके आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके पूछो कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या परेशानी थी, क्या डिजीज थी, और इस वर्बल ऑटोप्सी की बेसिस पे आप एक असेसमेंट कर सकते हो कि वो एक्चुअली में किस लिए मरा। अब बात करते हैं उन 4 अप्रोचेस की जिनके चलते पहला तरीका कि भाई डेथ ऑडिट को यहाँ पे कंडक्ट करना बहुत सही है। डेथ ऑडिट्स करवाई जिससे करेक्टली क्लासिफाई किया जा सके कि पैंडेमिक के दौरान कितनी मौतें हुई और वो क्यों हुई। ये जो ऑडिट्स हैं, ये सारी हेल्थ फैसिलिटीज पे फोकस करनी चाहिए। वो हेल्थ फैसिलिटीज जो सरकारी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, घरों में कितनी डेथ्स हुई, और इस डेथ ऑडिट के प्रोसेस को नेशनलाइज करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन इस डेथ ऑडिट को कंडक्ट करे जिसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का रिकॉग्निशन मिला हो। बिहार और महाराष्ट्र में हमने डेथ ऑडिट की बेसिस पे पता किया कि 75% डेथ ज्यादा है। बाकी जगहों पे भी इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। दूसरा, ये जो एक्सेस डेथ्स हो रही हैं पैंडेमिक के पीरियड में, इनको सिस्टमैटिकली एनालाइज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्बन सेटिंग्स हैं जहां पे एक बेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वहां पे एक्सेस डेथ्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करके रिपोर्ट करना, ये कम टाइम पीरियड में किया जा सकता है। मतलब कि एक्सेस डेथ्स को सिस्टमैटिकली पता करना। कोरोना से पहले जितनी मौतें हो रही हैं और इस बार कितनी मौतें हो रही हैं, इनमें एक्सेस चीजों को पता करना, ये दूसरा तरीका बताया गया। तीसरा तरीका, रूरल टाउन्स, रूरल एरियाज और स्मॉलर टाउन्स पे फोकस करना पड़ेगा। एडिशनल डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा बाय फोकसिंग ऑन रूरल एरियाज एंड स्मॉलर टाउन्स। तो जो डेथ रजिस्टर्स हैं विलेज लेवल पे, इनको यूटिलाइज करिए। ओके, पंचायत से आप डाटा ले सकते हो। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को आप डिप्लॉय कर सकते हो। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स की टीम ऑपरेट करती है ना, रजिस्ट्रार जनरल के अंदर, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर, इनसे आप बातचीत कर सकते हो। बूथ लेवल ऑफिसर जो कि इलेक्शन के समय पे इस्तेमाल की जाते हैं, इनको डेथ की रिपोर्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और खासकर अप्रैल मई 2021 के समय पे जो डेथ्स हुई हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए तुरंत बेसिस पे इनको लागू करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। और इससे कहीं ना कहीं आप ये पता कर पाओगे कि रियलिस्टिकली पिछले कुछ महीनों में कितनी मौतें हुई और आगे आने वाले कितने महीनों में कितनी मौतें होंगी। झारखंड गवर्नमेंट ने एक ऐसा ही सर्वे रिसेंटली करवाया, जिसमें उन्होंने रूरल इलाकों में सर्वे किया और ये पता किया कि भाई जितनी डेथ्स पैंडेमिक से पहले हुई थी, पैंडेमिक के बाद 43% एक्सेस डेथ्स हुई। झारखंड स्टेट ने 10 दिन के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का इस्तेमाल करके 2/3 पॉपुलेशन का सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे बाकी स्टेट्स में भी होने चाहिए। और यहाँ पे वर्बल अटॉप्सी को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ऑब्वियसली बात है, एक पर्सन मर के क्रेमेट हो चुका है, तो उसका आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। तो दिस इज वन थिंग लेफ्ट, दैट इज वर्बल अटॉप्सी। बातचीत करके पता करने की कोशिश कीजिए कि उसकी मौत क्यों हुई। और चौथा, अर्जेंट नीड टू इनिशिएट डिकेडल सेंसस इन इंडिया। हर 10 साल का जो सेंसस है, उसको प्रॉपर तरीके से टाइम बाउंड मैरिज में लाने की जरूरत है। यूएस और चाइना ने 2020 में पैंडेमिक के दौरान सेंसस कंडक्ट किया है। इंडिया को भी कंडक्ट करना था, बट इंडिया का सेंसस ड्यू है। इंडिया कोविड-19 की पैंडेमिक के चलते अपने सेंसस के टाइम लिमिट को आगे बढ़ा रहा है, वो सही नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे सेंसस कंडक्ट करके फिगर्स को अपडेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन। व्हेन द पुलिस wear formal clothes and conduct themselves professionally, they command respect। एमपी नथनल साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल साहब ने अपनी एजेंसी में सारे ऑफिसर्स को बोला कि जो लोग भी ड्यूटी पे हैं, वो केवल फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। फॉर्मल कपड़े मतलब फॉर्मल ट्राउजर्स
कॉलर्ड शर्ट्स, शूज, और वुमेन ऑफिसर साड़ी, सूट या फिर फॉर्मल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहन सकते हैं। पहले कैजुअल्स पहनते थे, तो टी शर्ट पहन के आ गए, टी शर्ट भी एकदम तड़कीली भड़कीली चमकदार, बिल्कुल गोवा के बीच पे बैठने वाली टाइप की टी शर्ट पहन के वो सीबीआई के ऑफिस में पहुंच गए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर ने बंद करवाई कि नहीं भाई, फॉर्मल कपड़े पहन के ऑफिस में आओ। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में आप नथनल साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ डेकेड्स पहले चले जाओ, 20 से 30-40 साल पहले चले जाओ, तो पहले पुलिस वालों को और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बताने की नहीं जरूरत पड़ती थी कि आप फॉर्मल पहन के आइए। उनके दिमाग में पहले से ही होता था कि भाई आपको डेकोरम मेंटेन करना है तो फॉर्मल्स पहन के आने। लेकिन अब इनडिसिप्लिन की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। अगर आपको डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है तो वो टॉप से इन्फोर्स होना चाहिए। जो आपके टॉप लेवल का ऑफिसर है ऑफिस में, वो जब एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आएगा तो बाकी लोग भी इस प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस को फॉलो करेंगे। तो इन्फोर्समेंट करने के लिए सबसे पहले टॉप लेवल का ऑफिसर अपने आप को फॉर्मल ड्रेस में लेके आए, और कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को डाउन द लाइन भी अप्लाई किया जाए। यहाँ पे नथनल साहब बता रहे हैं कि जब इन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था तो नीमुच में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो प्लेन स्ट्राइप्स कपड़े पहनने होते थे, इनके बाल उस प्रकार से काट दिए कि नए फ्रेश ट्रेन रिक्रूट्स लग रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। फिर डायरेक्टर जनरल है जो बिहार पुलिस के एसके सिंघल साहब, इन्होंने ये नियम जारी किया कि जो भी पुलिस वाला ड्यूटी पे है वो ड्यूटी के समय पे फोन पे बात नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ड्यूटी के समय पे फोन पे बात करते हो तो पब्लिक इमेज आपकी खराब होती है। पब्लिक को लगता है कि ये पुलिस वाला सीनियर नहीं है, ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पे फोन पे बात कर रहा है। तो ड्यूटी के समय पे फोन पे बात करना यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हालांकि आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना फोन पे कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि इनके सारे खबरी जितनी भी इनकी इन्वेस्टिगेशन चलती है उसकी पूरी की पूरी हैंडलिंग तो फोन पे ही चलती है। बहरहाल वो एक अलग चीज है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पुलिस को अलर्ट दिखना चाहिए, एक पुलिस को प्रोफेशनल दिखना चाहिए, एक पुलिस को फिट दिखना चाहिए। तो तोंदू पुलिस वाले, ठीक है, वर्दी पहने नहीं है, शर्ट बाहर निकल रही है, जूते के बजाय चप्पल पहने हैं, तो ये अनप्रोफेशनलिज्म को दिखाता है और ये कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में पुलिस की इमेज को खराब करता है। फिर जो डायरेक्टर जनरल बिहार पुलिस को, उन्होंने ये भी ऑर्डर इशू किया कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस सिंबल ना यूनिफॉर्म पे दिखना चाहिए ना बॉडी पे। तो अगर कोई तिलक लगा के आया है तो वो नहीं दिखना चाहिए। जब आप ड्यूटी पे हो यूनिफॉर्म में तो आप तिलक नहीं लगा सकते। हाँ, सिख लोगों को रिलीजियस आप कह सकते हैं चीजें अलाउड है, वो टर्बन पहन सकते हैं, बियर्ड और मुस्टाक ले सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस में नहीं अलाउड है। मतलब कि जो सेक्युलर नेचर है पुलिस फोर्सेस की वो साफ साफ नजर आना चाहिए। प्लस कोई सिविल वॉलेंटियर पुलिस की वर्दी पहन के नहीं पहन घूम सकता, खाकी नहीं पहन के घूम सकता। तो पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली एस एन श्रीवास्तव सर ने एक रिसेंटली ऑर्डर इशू किया, कुछ सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स थे, वो पुलिस की वर्दी पहन के जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल तोड़ रहे थे उनको पकड़ रहे थे, उनको रोक रहे थे। तो इस बात को भाई नोटिस में लाया गया। वो जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स थे वो काम अच्छा कर रहे थे, वो पुलिस वालों की वर्दी पहने थे और उन्हीं लोगों को टोक रहे थे जो कि कोरोना के लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं या कोड का वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सिविल बंदा पुलिस की वर्दी पहन के कैसे घूमने लगा सड़क पे, ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक है, प्लस फिटनेस, जो हमारी पुलिस स्टाफ है स्मार्टली ड्रेस करने के साथ साथ अपने कंडक्ट के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं अपने आप को फिट भी दिखाना है। तो जो पॉट बेलिड पुलिसमैन है बिल्कुल ही तोंदू है, वो फोर्स के लिए एक बैड इमेज है, अजीब सा लगेगा कि भाई ये तो तोंदू मल यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में एक एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन का कंसेप्ट आया था 1990s में। इस प्रकार के कंसेप्ट को पुलिस में भी लाने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा अनफिट लोग हैं उनके ऊपर एक इस प्रकार का लॉ लाना चाहिए कि अगर वो अनफिट रहेंगे तो वो अपने प्रमोशंस खो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के दम पे मेडिकल एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करके प्रोफेशनलिज्म लाके पुलिस की जो इमेज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो इमेज है, इनको प्रॉपर किया जा सकता है लोगों के सामने। जब प्राइवेट कंपनी में एक ड्रेस कोड इन्फोर्स हो सकता है तो सरकारी में क्यों नहीं हो सकता? खासकर सरकार में तो होना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के सामने सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे शुड लुक प्रोफेशनल। तो ये एक व्यू पॉइंट है नथनल साहब का, अच्छा व्यू पॉइंट है। और अच्छे कपड़े पहन के जाओ, शाख से अपने आप को रिप्रेजेंट करके जाओ, तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। शेयर जरूर करिए वीडियोस को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको करना ही करना है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।